क्वेश्चन में दिया गया है कि the xz plane separate two media A and B of refractive indices n1 equal to 1.5 and n2 equal to 2. A ray of light travels from A to B. Its direction in the two media are given by unit vectors. ठीक है, यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन दिया जा रहा है। तो पहले हम लोग इसका थोड़ा डायग्राम बना लें, तब समझ में आएगा क्या है। ये एक्स वाई जेड मैंने बना दिया, ठीक है, एक्स वाई और ये जेड प्लेन है, ठीक है। सेपरेट्स द एक्स जेड प्लेन, यानी कि एक्स जेड प्लेन कौन सा, ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन, दिस इज योर एक्स जेड प्लेन, ठीक है। टू मीडिया ए एंड बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस n1, यानी कि बहुत सिंपल सा है कि अगर हम लोग ये जो प्लेन एक्जेक्ट प्लेन ले रहे हैं वो ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, दिस इज योर एक्जेक्ट प्लेन, ठीक है। और इधर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 कितना दिया गया है, n1 इज इक्वल टू 1.5 और इधर n2 है इज इक्वल टू 2, ओके। एक रे ऑफ लाइट जो है वो ए से बी की तरफ ट्रेवल करता है, ठीक है। रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, ये है रे ऑफ लाइट, इधर से आ रही थी रे ऑफ लाइट, यहाँ पर ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ के बाद ये क्या होगा, इधर रिफ्रैक्ट होकर इधर जाएगा कुछ अदर एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो ये इस वेक्टर का जो डायरेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन इन द टू मीडिया आर गिवन बाय, ये जो है वेक्टर, ठीक है, जो भी वेक्टर रहा होगा, ठीक है, इसको अगर हम लोग ए वेक्टर कर दें और इसको, ठीक है, ये ए पॉइंट से आ रहा था, ये ए पॉइंट है, ये है बी पॉइंट और इसको हम लोगों ने ओ कर दिया, ठीक है। तो इसको ए वेक्टर कर रहे हैं, इसको हम लोग बी वेक्टर कह रहे हैं, ओके। तो ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो जो वेक्टर मिलेगा वो यूनिट वेक्टर होगा, उसको हमने म्यू1 वेक्टर कहा है और वो क्वेश्चन में गिवन है, वो है ए आई कैप प्लस बीजे कैप, ठीक है। और दूसरा जो है वो बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये है म्यू2 वेक्टर, ठीक है, जिसको कि हम लोग सी आई कैप प्लस सी जे कैप बोल रहे हैं, सॉरी ये सी नहीं है, ये डी है, यहाँ पर डीजे कैप है। देन तो हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है वो साइन आई के और बाई साइन आर के बराबर होता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर ये होता है ईटा 2 बाई ईटा 1, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर आ गया n2 बाई n1। अब अगर हम आगे देखें कि ये जो डायरेक्शन दिए गए हैं, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर दिया गया है, इसको हम लोगों ने कौन सा एक्सिस कहा था, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि जो प्लेन बनाया गया था उसको ध्यान से याद रखना है आपको, ठीक है, ये प्लेन है हमारा, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो जो लाइट रे आ रही होगी वो ये वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा, दिस मस्ट बी द वाई डायरेक्शन, इधर से लाइट आ रहा है, ये नॉर्मल है, लाइट इधर से आता है और ऐसे यहाँ पे जा करके थोड़ा सा से मुड़ता है, मैंने नॉर्मल गलत ड्रॉ कर दिया है, अनडू कर दिया मैंने, सॉरी, मुझे फिर से एक्चुअली ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है
ये वाला मैंने गलत ड्रॉ किया था, ये नॉर्मल नहीं, नॉर्मल हमें यहाँ पे ड्रॉ करना था, ये नॉर्मल है। ये इंसिडेंस वाला एंगल आई है और ये है, यानी कि ये वाली जो एक्सिस है वो क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये वाला भी एक्सिस जो होगा वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो वेक्टर हमें दिया गया है ना, यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इस यूनिट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा वो हम लोग देख सकते हैं कि ये एंगल जो होगा वो कैसे बताएंगे हम। दिस एंगल जो होगा वो हम ये कह सकते हैं कि tan आई, tan आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan आई निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, a है। ठीक है, चूंकि ये म्यू ए आई है, ये आई के अलोंग कौन सा, इस वेक्टर को हम रिजॉल्व कर देंगे तो देखो ये वाला जो लेंथ होगा, मान लेते हैं कि ये वेक्टर है। ठीक है, इसका यूनिट, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग दिस लाइन, तो इसका लेंथ कितना होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होना चाहिए, 1 का स्क्वायर होना चाहिए। पहली बात तो ये, इसका लेंथ जो होगा वो ए होगा, ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हो सकता है कि ए नेगेटिव हो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है ना एक्सिस के, तो ए क्या होगा, नेगेटिव हो, तो हमें मॉड ए लेना पड़ेगा। ओके, और ये वाला जो लेंथ होगा यहां से लेकर के ये वाला जो लेंथ होगा, दिस विल बी बी। ठीक है, तभी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल गिव यू 1। मैग्नीट्यूड कितना है, ओ ए का लेंथ कितना है, ओ ए इज इक्वल टू 1, तभी तो यूनिट वेक्टर हम मानेंगे उसको। ठीक है, तो tan आई क्या होता है, tan आई निकालने के लिए परपेंडिकुलर को हमें बेस से यानी कि मॉड ए अपॉन मॉड बी। ओके, तो ये tan आई निकल जाएगा, और अगर हम लोग उससे अच्छा हम लोग सीधे sin आई निकालना चाहते तो वो भी निकाल सकते थे। sin आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन ए, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि एक्चुअली ए जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग इसको मॉड ए कर देते हैं, हो सकता है कि ये नेगेटिव हो, साइन आई निकल गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आई की जो वैल्यू हो नेगेटिव, ए की वैल्यू नेगेटिव है तो आई की जो वैल्यू है ना वो पूरा इसको ऐसा करके हो सकता है, नहीं मतलब मैंने ए को पॉजिटिव रखने के लिए ऐसे किया है। ठीक है, यहाँ पर ए आई लिखा हो तो ए कैन बी नेगेटिव, बट हमें साइन आई पॉजिटिव में चाहिए, इसलिए मॉड ए हमने निकाल लिया। उसी तरीके से हम लोग साइन आर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन आर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, साइन आर वो ये वाला लेंथ। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मानेंगे हम, लेंथ 1 मानेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। तो साइन आर शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, आई कंपोनेंट जो है वो। ठीक है, जे लेना नहीं है, जे तो बेस में कॉस निकालने का काम आएगा। ठीक है, सी का मैग्नीट्यूड अपॉन 1, तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ओके, या फिलहाल हम एक चीज ये कर सकते थे कि यहाँ पर हम लोग ए 1 ना डाल के करके हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट कर दें। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पर हमने सीधे इसको 1 पुट कर दिया था। ओके, सो यहाँ पे साइन आई की वैल्यू आ जाती है मॉड ए, और साइन आर की वैल्यू आ गई मॉड सी इज इक्वल टू ईटा 2 बाई ईटा 1, और ईटा 1 की वैल्यू, ईटा 2 कितनी है, 2 है, ईटा 1 इज 1.5। ओके, तो हम लोग को a बाई सी बताना था, सो a बाई सी का जो मैग्नीट्यूड का रेशियो आ रहा है, इसको हम लोग 5 से इसको लिख सकते हैं 20 अपॉन 15। ठीक है, सो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, सो a बाई सी इज इक्वल टू 4 बाई 3, तो आंसर कितना आ रहा है, a बाई सी इज इक्वल टू 4 बाई 3, यानी कि a ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, ये दिया गया है कि 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस, 2 ब्लॉक्स हैं 10 kg एंड 4 kg के,
आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, उनके बीच में एक स्प्रिंग है जो कनेक्ट करता है दोनों को, जो कि उसका स्प्रिंग का मास 0 है, नेग्लिजिबल है, और उनको एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। एन इम्पल्स गिव्स अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड टू द हैवियर ब्लॉक, हैवियर ब्लॉक पर एक इम्पल्स देते हैं, ठीक है। इम्पल्स मतलब ए फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, उसको हम इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। An impulse gives a velocity of 14 meter per second to the heavier block in the direction of the lighter block, लाइटर ब्लॉक के डायरेक्शन में वो दे देता है। An impulse gives a velocity of 14 meter per second to the heavier block in the direction of the lighter block, okay, ठीक है। The velocity of the center of mass in meter per second is 2n, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो 2n मीटर पर सेकेंड है, तो आपको n बताना है, ओके। तो चलो देखते हैं इसको। पहले तो क्या है कि ये एक ब्लॉक बना लेते हैं, ये एक हैवियर ब्लॉक मान लेते हैं कि ये इसका मास कितना है 10 है, 10 kg का है, और इसमें एक स्प्रिंग कनेक्ट किया गया है, इसमें एक थोड़ा छोटा ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है, ठीक है। एन इम्पल्स गिव्स ए वेलोसिटी, इस पे कोई इम्पल्स एक्ट करता है, ठीक है, इस पे इम्पल्स लगा, ठीक है, फोर्स लगा दिया गया हम है, जिसकी वजह से ये है, ये वाला ब्लॉक जो है कितनी वेलोसिटी से स्टार्ट करता है 14 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट होता है। टू द हैवियर ब्लॉक एन इम्पल्स गिव्स ए वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड टू द हैवियर ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइटर ब्लॉक, इसको लाइटर ब्लॉक की तरफ ले जाता है। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। तो हम लोग इसको एक सिस्टम अगर मान लेते हैं पूरे को, ठीक है, ये वाला मास और ये वाले मास को एक सिस्टम मान लेते हैं, ओके। तो इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के की वजह से क्या होगा कि ये जो पूरा जो सिस्टम है वो आगे की तरफ क्या होगा, ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा, ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेट करेगा, मतलब ये एक्सेलरेट तो नहीं बोलेंगे हम लोग इसको अभी, ये पूरे कुछ वेलोसिटी से बढ़ेगा आगे, ठीक है। जो इम्पल्स है वो फर्स्ट वाले ब्लॉक को मूव कराएगा, ठीक है, 14 मीटर पर सेकंड, जैसे ये मूव करेगा तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग के कंप्रेशन से ये मूव करना, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कंप्रेशन बढ़ेगा और ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और इसकी वेलोसिटी जो है वो घट सकती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो कितना है, इनिशियल मोमेंटम जो है वो है v कितना दिया गया है, v इक्वल टू, नहीं ये 14 मीटर पर सेकंड है, तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम कितना है 10 इंटू 14 प्लस ये वाला तो रेस्ट पर है अभी 4 इंटू 0, ठीक है, तो ये 140 आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड, ये है हमारा इनिशियल मोमेंटम। आफ्टर सम टाइम बोथ विल बी मूविंग, दोनों मूव करेंगे, ठीक है, तो दोनों मूव करेंगे, जब दोनों मूव कर रहे होंगे एक साथ मूव, मतलब ये स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस हो चुका हुआ, नाउ दे विल बी इन इक्विलिब्रियम, दोनों के बीच का जो गैप है, जितना स्प्रिंग को कंप्रेस होना था वो कंप्रेस हो चुका होगा, और अब चूंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर तो उसी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ते रहेंगे, दोनों ही जो है वो थोड़े कंप्रेस से हो जाएंगे। मैं यहाँ पे बना दूंगा डायग्राम, ये देखो ये बड़ा वाला ब्लॉक है और ये जो है वो थोड़ा कंप्रेस हो गया है, ठीक है, और ये छोटा वाला ब्लॉक है, और ये पूरा जो सिस्टम है वो आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो फाइनल मोमेंटम हम लिख देते हैं pf इज इक्वल टू ये m प्लस स्मॉल m दोनों का जो है इनटू सम वेलोसिटी, यानी कि 10 kg प्लस 4 kg इनटू सम वेलोसिटी,
तो आ जाएगा 14 इंटू वी। नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम पी आई शुड बी इक्वल टू पी एफ। तो हम लोग यहाँ पे लिख लें कि ये 140 kg मीटर पर सेकेंड शुड बी इक्वल टू 14 kg into v. This implies v is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि पूरा जो सिस्टम है वो, यानी कि सेंटर, जब पूरा सिस्टम मूव करेगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो सेंटर ऑफ मास भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा, ठीक है। बट दिस इज इक्वल टू 2n मीटर पर सेकेंड, यानी कि n शुड बी इक्वल टू 5, ठीक है। n की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। तो ये आपका ये आंसर फिल कर देंगे। ओके, तो ये पीवी जो है वो डायग्राम दिया गया है आपको, ठीक है, जिसमें कि दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस है। ये T1 पर आइसोथर्मल प्रोसेस है और दूसरा प्रोसेस है T2 पर, ठीक है। इस पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं ए, एक गैस है, ठीक है। फिगर शोज टू आइसोथर्म्स एट टेम्परेचर T1 एंड T2। अ गैस इज टेकन फ्रॉम वन आइसोथर्म टू अनदर थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। एक गैस को हम लोग इस आइसोथर्म से, T1 वाले आइसोथर्म से हम T2 वाले आइसोथर्म में ले जाना चाहते हैं, मतलब स्टेट चेंज करना चाहते हैं उस गैस का, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से चेंज किया गया। एक तो सीधा ले जाया गया ऊपर, इस पॉइंट को हमने बी कहा है। एक ये प्रोसेस है ले जाने का, ए से बी लेके चले जाएं। एक प्रोसेस है कि यहाँ पर से किसी पाथ से यहाँ पहुंचा दें, इसको हमने सी कह दिया है, ए टू सी। और तीसरा एक और भी है, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होते हुए, जो क्वेश्चन में दिया गया है, डी। और एक है थोड़ा स्ट्रेट सा लग रहा है, यहाँ से इधर। ये आइसोथर्म जो है वो थोड़े और नीचे तक होने चाहिए थे, ठीक है। थोड़ा सा ये कर्व हो, बिल्कुल स्मूथ कर्व होता है, ठीक है, तो आप इसको मानते हैं कि स्मूथ है यहाँ तक ई, ठीक है। तो ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को बताना है कि इस प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो हम सबके लिए निकाल लेंगे, ठीक है। डेल्टा यू ए बी के लिए, ए सी के लिए, ए डी के लिए और ए ई के लिए, ठीक है। ए से हमें बी की तरफ ले जाना है, सी की तरफ। तो जैसे मान लेते हैं कि ए से डी की तरफ ले जाएंगे, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या होगा? डेल्टा ए डी होगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि सबसे बड़ा या छोटा एक रिलेशन दिया गया है, उनमें से कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है। तो दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस है, ठीक है। तो उसमें इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू जो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इज इक्वल टू एन इंटू सी वी, ठीक है। सीवी होता है स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। गैस की दो तरह की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, एक होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर और दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर पर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो होता है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, और उसको कोई भी हम अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क तो जीरो रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ क्या होगा, हीट हम उसमें दे सकते हैं। जब चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं हो रहा है तो वर्क कैसे होगा? तो एन सी वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। एन सी वी डी टी विल गिव द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और डेल्टा क्यू जो होता है, चलो डेल्टा क्यू की जरूरत तो नहीं है फिलहाल, हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि डेल्टा टी, ठीक है, चाहे इस आइसोथर्म में ए से बी की तरफ जाएं, या ए से सी की तरफ जाएं, या ए से डी की तरफ चले जाएं, या ए से ई की तरफ चले जाएं, इन चारों ही केसेस में, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 होगा। बिकॉज ऑन दिस कंप्लीट आइसोथर्म एवरीवेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर ही थे। यहाँ पर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे प्रेशर यहाँ P1 है
और वॉल्यूम यहाँ पर V1 है। तो इस पॉइंट पे प्रेशर यहाँ पे P2 हो जाएगा और वॉल्यूम V2 हो जाएगा, बट एवरीवेयर टेम्परेचर विल बी सेम। टेम्परेचर यहाँ भी T1 रहेगा, यहाँ भी T1 रहेगा। सो यहाँ पर भी टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे भी टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे भी टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे भी टेम्परेचर T2 है, और यहाँ पे तो T1 है ही। तो डेल्टा T इज एवरीवेयर सेम। डेल्टा T कितना होगा? T चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, T2 माइनस T1। ठीक है, तो चूंकि डेल्टा T सब सारे भी प्रोसेसेस के लिए सेम है, सो डेल्टा U विल बी सेम because n is a constant, Cv is a constant, and delta T is same for all A to B और A to C और A to D और A to E। ठीक है, इसका ये मतलब है कि डेल्टा U A B is equal to डेल्टा U A C is equal to डेल्टा U A D is equal to डेल्टा U A E। ठीक है, ये चारों जो होंगे वो इक्वल होंगे। सो ये जो थर्ड ऑप्शन है, शायद थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि कोबाल्ट 57 इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, कोबाल्ट 57 इसका होता है, 57 क्या होना चाहिए कोबाल्ट का? एटॉमिक नंबर या मास नंबर? एटॉमिक नंबर 21 to 30 अगर आप याद करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, फिर टाइटेनियम। ठीक है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में, लेकिन वर्ल्ड वी से याद रखना होगा, डब्ल्यू से नहीं। ठीक है, वर्ल्ड कप में वेनेडियम के बाद फिर क्रोमियम। ठीक है, वर्ल्ड कप में मैग्नीज, हाँ, फिर कोई सी से सीओ कोबाल्ट, नया का क्या होना चाहिए? कोबाल्ट के बाद निकल। ठीक है, कप सीयू कप, और जेडन से जीतेंगे। कुछ अगर आप अपनी मर्जी से कुछ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर इसमें कुछ गलती हो तो आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। चलो, तो ये 21 होगा, ये 22, 23, 24, 25, 26। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम नहीं होगा, ये मैग्नीज होगा। मैग्नीज का Mg नहीं होता है, क्या होता है? Mn होता है। मैंने ये गलत लिखा था, Mn। दिस शुड बी Mn नॉट Mg। ठीक है, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, तो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है, तो आपको कोबाल्ट जो दिया गया है उसका कितना होगा? 27 होगा। वैसे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो। So cobalt 57 is a radioactive emitting beta particles। तो कोबाल्ट 57, ठीक है, कुछ लोग इधर लिखते हैं 57, कुछ लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं, मैंने लेफ्ट में लिख दिया, ज्यादातर लोग लेफ्ट में लिखते हैं। 57 नीचे में 27, ये क्या कर रहा है? बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है। बीटा पार्टिकल एक्चुअली है क्या? बीटा इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि ये कुछ दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। ओके, मैं उसको अभी x से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बीटा पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। इमिटिंग बीटा पार्टिकल्स, द हाफ लाइफ ऑफ दिस इज 270 डेज। ठीक है, आपको दे दिया गया क्या? टी हाफ इज इक्वल टू 270 डेज। ठीक है, इफ 100 mg ऑफ दिस इज केप्ट, मास कितना लिया गया है? 100 mg से स्टार्ट किया गया था। इन एन ओपन कंटेनर, देन व्हाट मास इन mg ऑफ कोबाल्ट 57 विल रिमेन आफ्टर 540 डेज। ठीक है, तो टाइम दे दिया गया है 540 डेज के बाद
कितना मास बच जाएगा, ये m नॉट दिया गया है, ठीक है। m जो होगा एट आफ्टर सम टाइम t विल बी व्हाट, एंड t इज इक्वल टू 540 डेज, ठीक है। और जो हमें t हाफ दिया गया है वो क्या है, 270 डेज दिया गया है। तो आप अगर इसमें ज्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना चाहें तो मैं आपको इसको बिना किसी फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकता हूँ। वैसे मैं आपको थोड़ा सा इस रिएक्शन के बारे में बता दूं कि कोबाल्ट ने जब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल दिया तो एक पॉजिटिव क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको 28 दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर में क्या देखो, इसमें बेसिकली एक न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन में बदल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है, ठीक है। तो जो कोबाल्ट में आपको पता है कि 27 प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 57 में से अगर हम घटा दें 27, ठीक है, तो 0 और 30 न्यूट्रॉन्स हैं, 27 प्रोटॉन्स एंड 30 न्यूट्रॉन्स। उन्हीं 30 न्यूट्रॉन्स में से एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो निकलता क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड एक एंटी न्यूट्रिनो, ये थोड़ा गामा जैसा लग रहा है लेकिन दिस इज नॉट गामा, न्यू है, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, समझ में आ गया। तो एक प्रोटॉन, इसका मतलब क्या हुआ है, न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। सो यानी कि आपके पास एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन जो है वो बढ़ जाता है, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, सो वन प्रोटॉन हैज इंक्रीज्ड बाय द रिलीज ऑफ बीटा पार्टिकल, ठीक है। और बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, जितने न्यूक्लियाई होते हैं उसी में बने रहते हैं, तो ये तो 57 ही रह जाता है, ठीक है। यानी कि सेम मास अगर हो और सेम अलग अलग एटॉमिक नंबर हो तो आइसो बार बनते हैं। यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर एक एंटी न्यूट्रिनो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बीटा डीके भी कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली हो ये रहा है न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर बाकी जो है वो कोबाल्ट वाला जो बाकी जो है उसमें ऐड करके हम अंदर में यही रिएक्शन हो रहा है कि न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है, उससे ये बन रहा है, ओके। तो यानी कि x, अब हम इसको लिख सकते हैं, x क्या है, निकेल बन गया है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, ये तभी तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो ऐसा होने में अगर आपने जो सैंपल लिया है, ठीक है, उसमें अगर n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, तो वो न्यूक्लियाई 270 दिनों में 270 डेज में n नॉट बाई 2 रह जाएंगे, ठीक है, बिकॉज टी हाफ इज 270 डेज। इसका ये मतलब है कि अगर 270 डे हम वेट करें तो मान लेते हैं कि अगर 100 ग्राम से शुरू किया था तो 100 ग्राम में से जो 50 ग्राम बचेगा इसमें एक्चुअली में कोबाल्ट, और बाकी जो 50 ग्राम जो था वो निकल में कन्वर्ट हो चुका होगा, यानी कि ओनली 50% विल बी रिमेनिंग कोबाल्ट। लेकिन हम लोग कितना वेट कर रहे हैं, हम लोग टी 540 डेज यूज वेट कर रहे हैं, यानी कि 270 डेज के बाद जस्ट और 270 डेज, यानी कि हम लोग 270 दिन और अगर इंतजार करें 270 डेज, ठीक है, 270 डेज का और इंतजार करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एन नॉट बाई 4 हो जाएगा, उसका भी हाफ हो जाएगा, एन नॉट बाई 2 का भी हाफ, एन नॉट बाई 4 हो जाएगा। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है 1/4 बचे, ऐसा नहीं कि पूरे सैंपल का मास घट जाएगा, पूरा सैंपल का मास उतना ही रहेगा, बस उस सैंपल में जो कोबाल्ट का फ्रैक्शन है दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेजुअली डिक्रीज, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज एक्चुअली होगा, ठीक है। सो ये n नॉट बाई 4 हो चुका है, तो n नॉट यानी कि मास भी क्या होगा, 1/4 बचेगा, कोबाल्ट का मास भी 1/4 बचेगा और 3/4 उसमें निकल का मास आ चुका होगा, ठीक है। तो हमने कितने से स्टार्ट किया था, 100 mg से स्टार्ट हुआ था, तो 100 mg बाई 4 कर देंगे, यानी कि 25 mg what mass in mg of cobalt 57 will remain after 540 days, तो 540 डेज के बाद 25 mg बचेगा, ओके। अब अगर हम इसको
एक्चुअल फॉर्मूले के साथ सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ओके, अब आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय, नंबर ऑफ पार्टिकल जो होता है वो हम बताते हैं कैसे, दिस इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास इनटू एवोगाड्रो नंबर एन ए। ठीक है, मास को मोलर मास से डिवाइड करके या एटॉमिक मास से डिवाइड करके मास नंबर से डिवाइड करके, ठीक है, मास नंबर नहीं एटॉमिक मास ही कहना चाहिए। ठीक है, मास इन ग्राम्स अपॉन मास एटॉमिक मास, ठीक है, इनटू एवोगाड्रो नंबर विल गिव यू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे मास m नॉट जो स्टार्टिंग का था अपॉन m इंटू एवोगाड्रो नंबर na विल बी इक्वल टू आफ्टर सम टाइम t। ठीक है, वो दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा ये आ जाएगा मास आफ्टर सम टाइम m, मैंने ये गलत लिखा है, मुझे यहीं पे लिख देना चाहिए था कि यहाँ पर मैंने जो m नॉट लिखा ना उसके बदले मुझे m लिखना चाहिए, ना कि m नॉट। यहाँ पर मैं m लिखूंगा और राइट हैंड साइड में लिखूंगा m नॉट बाई m इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये मैंने लिख दिया n नॉट की वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है n की वैल्यू इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ओके, तो ये Na और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बोथ साइड, m से कैंसिल, Na से कैंसिल हो, यानी कि m इज इक्वल टू m नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। अब हम लोग लगाते हैं टी हाफ का फॉर्मूला। ठीक है, सो यानी कि आपको कहा जा रहा है कि जो m जो है वो m नॉट बाई टू कब हो जाएगा, जब ये है m नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू 270 डेज हो रहा है। 270 दिन अगर पुट कर दें तो सैंपल क्या होगा, हाफ रह जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m नॉट बाई टू हो जाएगी। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर हम लोग कुछ दूसरा 540 डेज वेट करें तो मान लेते हैं कि m मास हो जाता होगा, तो m इज इक्वल टू m नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू 540। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे हम, हमें तो पता क्या करना है, m पता करना है ना। ओके, तो यहाँ पर देखो ये m नॉट मैंने काट दिया। ठीक है, तो आपको क्या मिला, ये मिलता है कि e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू 270 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो टी हाफ का फॉर्मूला आपको याद है तो वो लगा सकते हैं। ठीक है, टी हाफ वो मैं बता दूंगा बाद में, तो मैं कोई फार्मूला यूज नहीं करना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, एक फार्मूला एनफ था, उसी से सब आ जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं ई की पावर टी नहीं, इसको लिख देंगे हम लोग ई टू द पावर माइनस लेमडा टू द पावर 270। जब पावर का पावर होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये चीज हमें हाफ दिया गया है। ठीक है, तो e टू द पावर माइनस लेमडा टू द पावर 540 एक्चुअली क्या है। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर क्यों, चूंकि ये जो है हम अब इसको लिखेंगे e की पावर माइनस, देखो माइनस लेमडा इंटू 270 जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर कर दो आप सीधा, तो स्क्वायर करने पे ये 2 अंदर जाकर मल्टीप्लाई होकर 540 बनाएगा, यानी कि ये वाला जो टर्म है दिस इज इक्वल टू हाफ, तो ये हाफ का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आ गया 1/4, यानी कि दिस क्वांटिटी इज सिंपली 1/4। तो हम लोग लिखेंगे m नॉट बाई 4, तो आपका आंसर आ गया m नॉट बाई 4। कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है,
इस प्लेन पर एक इधर के साइड में यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पर एक मास है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के यहाँ पर फ्रिक्शन जो कोएफिशिएंट है वो म्यू है, ठीक है। और इधर इसका मास जो है वो m1 दिया गया है। इधर से एक मास m2 है, ठीक है। एक m2 मास आता है इधर से, ठीक है। और उससे आकर के u वेलोसिटी से आके टकरा जाता है उस मास से। m1 मास से u वेलोसिटी से आके टकरा जाता है, और टक्कर होने के बाद जो है वो दोनों जो है वो बिल्कुल ऐसे चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। दोनों स्टिक, ये m1 और m2 जो है वो स्टिक कर जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा, कितना ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होगा x। आपको दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन लग सकता है या मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा, दोनों लगाना पड़ सकता है, या कोई एक भी हो सकता है। ज्यादातर केसेस में दोनों ही लगाना होता है। तो इनिशियली इसके पास कितना जो है एनर्जी है, ठीक है, वो हम जरा देख लें। इसके पास जो एनर्जी है वो है हाफ m2 इंटू यू स्क्वायर, इतनी एनर्जी से ये चला आ रहा था, ठीक है। अब चूंकि आकर ये चिपक गया है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कॉलिजन दो तरह के होते हैं। एक होता है इलास्टिक कॉलिजन जिसमें एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है, और मोमेंटम कंजर्व रहता है। लेकिन जब ये चिपक गया है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये क्या है, इनइलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है, कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन कहलाता है, जिसमें कि ना एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, बट मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। सो बिकॉज मोमेंटम जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, ठीक है, और न्यूटन थर्ड लॉ इज स्टिल वैलिड, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्व रहे ना रहे, थर्ड लॉ तो रहेगा ही हमेशा, ठीक है। तो उस वजह से मोमेंटम कंजर्वेशन जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है, थर्ड लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट, मोमेंटम कंजर्वेशन से ही एक्चुअली, या मोमेंटम कंजर्वेशन को हम न्यूटन के तीसरे नियम से निकाल सकते हैं, थर्ड लॉ से, ठीक है। तो मोर फंडामेंटल जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ही कहेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ को मानकर ही हम मोमेंटम कंजर्वेशन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए थे कि वाई न्यूटन सेकेंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, कुछ स्कूलों में क्वेश्चन पूछे गए थे। वैसे ये क्वेश्चन रॉन्ग है, न्यूटन का कोई भी लॉ रियल लॉ ऑफ मोशन नहीं कहा जाता है, ठीक है। तीनों लॉ जो है वो सेपरेट हैं बिल्कुल, और किसी को भी किसी से प्रूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो तीनों न्यूटन के एक तरह की मतलब हाइपोथेसिस पहले था, लेकिन उसको हम लॉ ही कहते हैं, नॉट एन हाइपोथेसिस, ठीक है। तो तीनों जो लॉ है इंडिपेंडेंट है, वो तीनों अलग अलग बातें करते हैं। फर्स्ट लॉ जो है इनर्शिया के बारे में बताता है कि जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो भी मटेरियल हम देख रहे हैं, दे हैव सम प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। दूसरा लॉ जो है वो मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज, उसके बारे में बताता है, फोर्स और मोमेंटम के चेंज के रिलेशन को बताता है। और थर्ड लॉ जो है वो एक्शन और रिएक्शन के बारे में बताता है। सो तीनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, ठीक है। तो जो इसकी जो इनिशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, उस हाफ mu स्क्वायर, जब ये टकराता है उसके जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी, हो सकता है कि फ्रिक्शन हो तो स्लो हो रहा होगा, लेकिन फाइनल जब ये टक्कर होती है तो उसके बाद उस समय वेलोसिटी u रहती है, ठीक है। तो हाफ mu स्क्वायर इज द इनिशियल एनर्जी, ठीक है, ये इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। ये बिल्कुल कब स्ट्रेच्ड नहीं था, ना तो कंप्रेस था, ना नहीं एक्सटेंडेड था ये स्प्रिंग, तो हम इसकी एनर्जी इनिशियली जीरो मान सकते हैं इस इधर वाले सिस्टम की, ठीक है। वैसे तो हमारा एक कंप्लीट सिस्टम होगा, तो सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो इतनी रह जाएगी, बिकॉज इधर वाले पार्ट का कोई एनर्जी है नहीं। फाइनली क्या होता है, जब ये टक्कर होता है,
ठीक है, तो ये चिपक जाता है। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे यहाँ पर, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा तो आप ये कर सकते, अभी मोमेंटम कंजर्वेशन रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, पहले हम लोग एनर्जी देख लेते हैं। फिर ये जो है ब्लॉक दोनों चिपक जाते हैं और ये दोनों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आगे जाकर के सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि ये दोनों ब्लॉक ऐसे रहेंगे और ये स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस सा हो गया होगा, ठीक है, ये ऐसे। तो मान लेते हैं कि ये इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ से चिप होकर के ब्लॉक यहाँ पहुंच जाते हैं दोनों, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि स्प्रिंग में कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो गई, वो होता है हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाफ के एक्स स्क्वायर इज द स्टोर्ड एनर्जी इन द कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ठीक है। और जब ये दोनों बिल्कुल लास्टली जब वहां तक पहुंचेंगे, जब यहाँ तक पहुंचेंगे तब फिर दोनों तो रेस्ट पे आ चुके होंगे, ठीक है, तब ये दोनों बिल्कुल रुक चुके होंगे। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वो, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा, प्लस के इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पे जीरो लिख देते हैं या के ही लिखते हैं। लेकिन सम ऑफ द एनर्जी हैज बीन स्पेंट अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। तो इन दोनों का जो टोटल मास है वो क्या है, m1 प्लस m2 है, उसको हम m मान लेते हैं, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। अब देखो कि ये एक ब्लॉक है m मास का और वो x डिस्टेंस मूव करता है। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे की तरफ ऐड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन होता है। और ये हो जाएगा म्यू इंटू एन, कितना होगा, देखो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगता है n, सो n शुड बी इक्वल टू mg इन दिस केस। तो म्यू mg हो गया। तो देयर विल बी सम वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो वो वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x। तो हम ये लिखेंगे, ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा फाइनल एनर्जी जो हम देख रहे हैं, और ये है क्या, इनिशियल एनर्जी, ठीक है। सम ऑफ द एनर्जी हैज बीन डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल वर्क। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू mg इंटू एक्स। तो ये जो एनर्जी हम देख रहे हैं टोटल, दिस मस्ट बी इक्वल टू दैट, ठीक है। यानी कि हम अगर फाइनल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू m2 इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग की में जो एनर्जी हो गई। सम वर्क हैज बीन डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या था, म्यू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इज x। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल पाएंगे x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, ठीक है। नाउ u इज गिवन, m2 इज गिवन, हम चाहें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा m2 इंटू यू स्क्वायर। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत पुट किया है, ठीक है, दिस शुड बी कैपिटल M, ठीक है। पूरा मास, दोनों मासेस जो है वो मूव कर रहे हैं। तो m2 इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 म्यू इंटू m प्लस m, दोनों मासेस आगे मूव कर रहे हैं, तो वर्क डन विल बी अगेंस्ट द टोटल वेट इंटू x। तो आगे लिखेंगे हम लोग कि k एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू म्यू इंटू m प्लस कैपिटल M इंटू एक्स माइनस m2 इंटू यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x हम निकाल सकते हैं -2 इंटू म्यू m प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 4 म्यू स्क्वायर इंटू m प्लस m होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू a कितना है, k है, और इंटू ये m2 इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू k।
नाउ यहाँ पर 4 और यहाँ पे जो 4 है इनको हम लोग कॉमन कर लेंगे और ये 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको x आ जाएगा। x विल बी इक्वल टू माइनस म्यू इंटू m प्लस m1 और m2, नॉट m प्लस m, दिस वाज m1 एंड m2। ओके, राइट इट लाइक दिस, ये m1 हो जाएगा, ये हो गया m2, this is m1, m2, m1 and m2। तो ये m1 प्लस m2 प्लस माइनस, देखो हो नहीं सकता बिकॉज स्प्रिंग नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट नेगेटिव यहाँ पे, मतलब जो डिस्टेंस मूव कर रहा है। सो इसको हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव रूट को हम लोग नेगलेक्ट करके यहाँ पे पॉजिटिव वाला यूज कर लेंगे, और ये जो पूरा टर्म है प्लस के साथ, ठीक है, ये म्यू स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर प्लस ये जो वैल्यू है k इंटू m2 इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई k। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिस्प्ले